और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद ये ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता। पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। ऑफिस लोकसभा में जो वक्फ संशोधनी विधेयक 2025 लाया गया था, होम मिनिस्टर अमित शाह उसके फेवर में बोलते हुए देखे गए। लोकसभा में उन्होंने इस बिल के फेवर में अपनी जोरदार भाषण रखी। इस वीडियो में हम आपको उनके उस स्पीच के पूरे हिस्से दिखाएंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसको मैंने बारीकी से सुना है। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बिल पर चर्चा का जवाब तो माननीय रिज्जू साहब देंगे। मैं कुछ बातें यहां रखी है, इसको मेरी समझ के हिसाब से क्लैरिफाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। ये वक्त एक अरबी शब्द है। वक्त का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर, वक्फ का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से, वहां वक्फ की रचना कर। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है मान्यवर। इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है। भारत का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अस्तित्व में आया। तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थी। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में
दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है मान्यवर। अब मैं इसको मान्यवर बाकी सारे धर्मों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर, क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर, चाहे वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, मान्यवर, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100-100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है, ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और मान्यवर, मैं आज आपको बताना चाहता हूं
क्या स्थिति हुई है मान्यवर सबने कहा, रिपीटेशन भी होगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था, 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में। और मान्यवर, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। ये जब मंदिर आपको मौका मिले जब अपनी बात कह देना, प्लीज बैठिए। मान्यवर, कर्नाटक की आपको मौका मिले जब अपनी बात कह देना, आप भी बहुत मिसलीड करते हैं, बैठिए गृह मंत्री जी। मान्यवर, कर्नाटक की मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, खड़े मत हो जाना। ये मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है। 29,000 एकड़ भूमि वक्फ की बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी। मान्यवर, 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को हस्तांतरित कर दी 100 साल की लीज पर। मान्यवर, बेंगलुरु में उच्च न्यायालय में बीच में पढ़ना पड़ा, 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा कर उसको विवाद में डाला और 500 करोड़ की संपत्ति जिस भूमि का मूल्य है वहां 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए से दे दिया। अब मान्यवर ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। भाई, ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहां गरज कर बोलते हैं, खुद को समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, तालीपरंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश। इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। और इसके साथ ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं, उनको पता नहीं, सारे चर्च को नाराज कर रहे हैं। सारे चर्च ने रिजोल्व किया है कि हम खिलाफ इसका हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की
134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया और मान्यवर प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर महाराष्ट्र के वडांगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर ये सब जब जो चल रहा है इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका, परंतु वक्फ की संपत्ति इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ रुपए। मान्यवर कहते हैं कि इनकम का क्या उद्देश्य है? मान्यवर, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूं, ये बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं, तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। मान्यवर लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। मान्यवर शरीफुद्दीन शरीफ, उन्होंने कहा मंत्री जी समझते हैं कि शायद इससे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, लिहाजा मुसलमान लोगों ने भी खुद ही तबाही मचाई है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइए, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाइए और जो उनके कब्जे किए हैं वो जमीनों बेचकर गरीब और तलाकशुदा मुस्लिम बहनों का कल्याण करिए। इसके बाद श्री हमीदुल्लाह सैयद लक्षद्वीप से थे, उनका भी इसी टोन का भाषण है। और मान्यवर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2013 का जो बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इसके विरोध में इनके समर्थकों ने जो कहा था, मान्यवर ये है। और क्या होगा भाई इससे? पारदर्शी ऑडिट होगी, आज ऑडिट ही नहीं हो रही। रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सिस्टम नहीं है, वो होगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट जमा करनी पड़ेगी, ऑडिट होगी, कैग के रिटायर्ड ऑफिसर ऑडिट करेंगे और मान्यवर पारदर्शिता आएगी। इससे क्यों डरना चाहिए किसी को? पारदर्शिता से क्यों? और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, इसका कोई ऑर्डर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कर दिया था कि ये ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता, पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। और मान्यवर,
हम तो इसको कहते हैं कि कोई भी चैलेंज कर सकता है कायदे की अदालत में। इस देश में संविधान का राज है, ग्रीवेंसेस जिसका भी हो वो कोर्ट में जा सकता है। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मान्यवर, एक अफवाह और फैला रहे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पड़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मान्यवर, ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं। अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। मान्यवर, इन्होंने मैंने पहले भी बताया मान्यवर, कोर्ट को भी रास्ते से निकाल दिया। मैं बाद में बात करता हूं मान्यवर, ये मान्यवर एक उपयोग के आधार पर वक्त की समाप्ति। मान्यवर ये कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों से वहां प्रैक्टिस है। अब वो तो वक्फ रजिस्टर हो गया, आपने घोषित कर दिया, वक्फ में रजिस्टर भी हो गए, अब इसका सवाल नहीं है। मगर सैकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस आज घोषित की जा सकती है क्या? अगर वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग देखते होंगे, कब्रिस्तान होगा लोग देखते होंगे, दरगाह होगी तो लोग देखते होंगे, और घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा। अब अगर आप वक्फ घोषित करना है तो उसको ऐसे नहीं कर सकते मान्यवर, अधिकृत करना चाहिए। मान्यवर, जो दूसरा सुधार लेकर आए किरण जी, वो ही है कि धारा 36 में वक्फ संपत्तियों को बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया से, मालिकी की प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं किया जा सकता। मान्यवर, अपील का प्रावधान वर्तमान में अधिनियम में ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये दृष्टिभ्रम खड़ा कर रहे थे गोगाई जी कि हाईकोर्ट में जा सकते, हाईकोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता, रीट के अधिकारों का उपयोग कर हाईकोर्ट में जा सकते हैं। सिविल सूट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है मूल मालिक को, आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। रीट के जुडिक्शन बहुत सीमित है, हम सब जानते हैं कि ये सीमित कर दिया गया था, आप भी जानते हो, मगर आपको वोट बैंक चाहिए। मान्यवर, ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। इन्होंने कहा कैसे कैसे कानून आए हैं, मैं बता देता हूं साहब। अभी कांग्रेस के महासचिव और माननीय सदस्य कह रहे थे क्या कानून आ रहे हैं सर, किस प्रकार के कानून आ रहे हैं। मान्यवर, इसी सदन में नरेंद्र मोदी सरकार ही महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लाया। इसी सरकार में पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया।
मान्यवर, इसी सरकार में बजट जो आए इसमें गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, 5 लाख तक का बीमा, 5 किलो अनाज, बिजली और घर दिए गए मान्यवर। और कन्वर्जन कानून की बात करते थे और हंसते हंसते कहते थे कर्नाटक सरकार कन्वर्जन कानून लेकर आई है। सबसे पहला कन्वर्जन कानून उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लेकर आई, मगर उस वक्त कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलती थी, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे पहला कन्वर्जन के खिलाफ कानून कोई लाया तो कांग्रेस पार्टी लाई, और मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती। माने सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, वो शौक से करे, मगर लोभ, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5 साल से। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे मान्यवर। अपील का प्रावधान भी हमने आगे बढ़ाया और गैर मुसलमानों के द्वारा दान की गई संपत्तियों पर, गैर मुसलमानों की दान की संपत्तियों पर वक्फ अधिनियम को हमने लगने से मना कर दिया। माने उनके लिए चैरिटी कमिश्नर का कायदा है। ये प्रैक्टिसिंग इस्लाम, जो इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मान्यवर हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट को भी समाप्त कर दिया। मान्यवर ट्रस्ट का नियमन करने का जो कानून होता है, जैसे चैरिटी कमिश्नर के कानून में कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। जहां क्लासेस आते हैं वहां ओवरराइडिंग इफेक्ट होती है। यहां ओवरराइडिंग इफेक्ट इसलिए दिएगी कि आप जिसकी संपत्ति हड़पी जाएगी उसको कोर्ट से जाने से रोकना चाहते थे, इसलिए ओवरराइडिंग इफेक्ट जो हमने मान्यवर निकाल दिया है। मान्यवर एक ऐसी चर्चा लेकर आए कि चर्चा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 में जो अमेंडमेंट बिल आया, जिसके कारण ये बिल लाना पड़ा, वो बिल में कुल मिलाकर 5.4 घंटे चर्चा हुई थी, 5.5 घंटे दोनों सदन मिलाकर, और इस बिल में दोनों सदन मिलाकर 16 घंटे चर्चा हो रही है मान्यवर, 16 घंटे। इसके अलावे हमने डिमांड किया समिति बनाओ, समिति भी बनाई, 38 मीटिंगें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई, 284 हितधारक बनाए गए, वक्फ बोर्डों की संख्या जो उपस्थित वक्फ बोर्ड भी हुए राज्यों के 25 हुए, राज्य सरकार के प्रतिनिधि 15 राज्य सरकारों के आए, सांसद 8 हुए, विधायक विधान परिषद 7 हुए, और अध्ययन दौरे 3 किए गए, और अल्पसंख्यक आयोगों को भी 5 बुलाया गया। ये सबसे 92.68 लाख करीब 1 करोड़ सुझाव देश भर से ऑनलाइन आए। इसकी मीमांसा कर कानून बना है। आप ऐसे इसको खारिज नहीं कर सकते हो पूरी प्रक्रिया को। आप जो कर रहे हैं 5.5 घंटे की प्रक्रिया, ये बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और हम 16 घंटे चर्चा करते हैं कि चर्चा आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। इस सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई परिवार की यहां चलती नहीं है। ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं मान्यवर। जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वो रखेंगे मान्यवर। एक सदस्य द्वारा कहा गया कि ये मिसलीडिंग है कि पुराने कानून में 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे उसमें अपील का प्रोविजन था। अब मैं कहना चाहता हूं 83(9) उसमें अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय का आदेश विरुद्ध, चाहे वो अंतरिम हो या फाइनल, इस पर अपील नहीं हो सकती। इसका मतलब अपील का प्रोविजन आपने रखा ही नहीं था। सिविल न्यायालय, राजस्व कोर्ट और अन्य प्राधिकरण उसके अधिकार क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और सरकारी अधिसूचना जो बाद में वक्फ बोर्ड और वक्फ
परिषद के एडवाइस से होगी, इसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई?